नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे साइंस के लिए और साइंस की आंसर की जो अपने रिट के अंदर और रिट में 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था साइंस का। उसमें मैंने जहाँ तक कोशिश की है बच्चों से संपर्क करके बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं। अधिकांश क्वेश्चन के उनके ऑप्शन याद नहीं है, क्वेश्चन थोड़े टूटे फूटे से आए जो भी है, लेकिन उन दोनों शिफ्टों में टोटल 60 क्वेश्चन आए थे साइंस के 30-30। उन 60 में से लगभग मैंने 50 प्लस क्वेश्चन जो इकट्ठे कर लिए मैंने, और 50 प्लस क्वेश्चन जो इकट्ठे किए उनमें से हम आज क्वेश्चन देखेंगे थोड़े कौन कौन से क्वेश्चन है और उनकी उत्तर कौन कौन से अपने हैं इसमें। और फिर आगे जो बोर्ड के आंसर की आएगी बाद में, वो बाद में आप देख लेना। एक बार आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू, आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। ये यहाँ पर अपना ऑफलाइन बैच अभी स्टार्ट होगा 5 तारीख से। तो जो भी इच्छुक बच्चे हैं, क्योंकि जो मैंने यहाँ अभी डिस्कस करें क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अधिकांश बच्चों की यही रहेगी कि सर ऑफलाइन बैच आपका कहाँ चल रहा है। तो मैं इसलिए पहले लिख दिया मैंने कि स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू 7976266798 और एक ही कॉन्टेक्ट नंबर। 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। क्योंकि अब रिट प्री के अंदर हमारा बहुत ही अच्छा बच्चों के बीच मैसेज गया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कि और बच्चों में अधिकांश हमने जो चीजें लिखाई हैं शॉर्ट में लिखाई हैं, अच्छी लिखाई है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं फोकस करके क्वेश्चन सारे वही आए हैं, अधिकांश क्वेश्चन वही आए हैं सारे। और अभी मैं आपको थोड़ा बताऊं उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो देखो अपना जो है यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, यहाँ से। अब देखो लगभग मैंने है ना इसमें लगभग 53 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर लिए। 53 क्वेश्चन आज थोड़ा जो डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे हम ऑफलाइन क्लासेस के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा देखो जल्दी जल्दी करना फटाफट, इनके मैं आपको उत्तर बता देता हूँ फटाफट। अब देखो कैसे। सबसे पहले लघु पथन के समय परिपथ में धारा, एक ही क्वेश्चन आया था, लघु पथन के समय परिपथ में धारा क्या है। और वहां पर ऑप्शन बच्चों को याद नहीं है, लेकिन याद रखना लघु पथन अनिस को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। इस समय धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, याद रखना। ये विद्युत धारा क्या है? अधिक हो जाती है, तो अधिक वाला ऑप्शन आएगा इसमें। कौन सा आएगा? विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है, याद रखना। ये दूसरा देखो सेकंड ये आया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, और इसमें आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। देखो ये अगर आपने किया तो आपका सही है। ये Al2O3 ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ये आपको करना था। अगर आपने ये किया है तो आपका बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। और अधिकांश बच्चों के सही है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में लगभग सारे क्वेश्चन कराए हैं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या है? पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिम बंगाल में याद रखना कौन सा? सुंदरवन। उसमें ऑप्शन में एक ये दे रखा था, ध्यान रखना, ये वाला सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगर ऑप्शन में ये था और आपने अगर ये ऑप्शन किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। फिर चौथा प्रश्न था सरसों के श्वेत कीट रोग में किस किस्म की प्रतिरोधकता है। मतलब ये क्वेश्चन था इस टाइप से, बच्चों थोड़ा बताया है, मैंने उसको थोड़ा सा हैंडल करके लिखा है। बच्चों ने बताया कि सरसों में श्वेत कीट रोग से प्रतिरोधक किस्म कौन सी है जिसपे श्वेत कीट रोग लगता नहीं है। तो उसमें ध्यान रखना ऐसे पुष्पा सवर्णम, ऐसे कोई नाम आया होगा तो ऑप्शन में पुष्पा सवर्णम ऐसे कुछ नाम ऑप्शन में आएगा। अगर आपने ये वाला पुष्पा सवर्णम ऐसे ऑप्शन में अगर आपने किया तो आपको उत्तर बिल्कुल सही है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला 5 नंबर से, ये बिल्कुल इजी सा प्रश्न था। केंद्र की खोज किसने की थी? किसने की केंद्र की खोज? किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट ब्राउन। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन। अगर आपने रॉबर्ट ब्राउन वाला ऑप्शन किया है तो आपका बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्राउन, केंद्र की खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। एक ही आया था समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, और इसमें देखो CO2 का सल्फर में विलयन, पानी में चीनी का घोल, ऐसे लेकर के 4 ऑप्शन आए थे। उनमें एक ऑप्शन ये था जल में तेल का मिश्रण। जल में तेल का मिश्रण ये समांगी नहीं है, ये क्या है? विषमांगी है। तो जल में तेल का आ जाए ना, तो वो कौन सा है? विषमांगी। अगर आपने ये किया तो आपको तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो एक ये बल F तथा क्षेत्रफल A, वह बल को आधा क्षेत्रफल को दुगना कर दें तो दाब कितना होगा? पूर्व दाब की तुलना में दाब कितना हो जाएगा? ये पूछा है कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है, ये प्रेशर बराबर। और क्या कहा आपसे कि बल का मान क्या कर दें? पहले वाले बल से आधा कर दें, यानी 1/2 F का मान। ए है क्षेत्रफल का मान दुगुना कर दें, दुगुना कर दिया, गुना 2। तो
दाब का मान पहले वाले दाब से कितना हो जाएगा, कितना हो गया 1/4। इसका मतलब पहले की तुलना में कितना 1/4 हो गया, कितना हो गया चौथाई। तो उत्तर कौन सा सही होगा, चौथाई वाला सही रहेगा। तो अगर आपने चौथाई किया तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला 8वां प्रश्न, और 8वें में देखो जैव विविधता एक्ट कब पारित हुआ, याद रखना 2002 में। अगर आपने 2002 वाला ऑप्शन किया तो आपका बिल्कुल क्या है सही है, जैव विविधता एक्ट 2002 में पारित हुआ। फिर देखो एक ये था निम्न में से जैव निम्नीकरणीय, यानी जो जिसका सूक्ष्म जीवों से निम्नीकरण हो जाए, इस टाइप प्रश्न आया था एक, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, उसमें धातु है, प्लास्टिक है, रुई है, एक ऑप्शन और था। तो उसमें रुई वाला अगर आपने किए, यानी जिनका अगर खराब हो जाए उनको फेंक दे, छोटे जीवों के द्वारा वो टूट फूट जाए, उनको गला दे सड़ा दे, तो कौन सी है रुई है, उनको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। तो ये जैव निम्नीकरणीय में क्या आएगा, रुई आएगी। इसके बाद एक 10वां है भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं, ये आया था, याद रखना भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाना काम में लेते हैं। कौन सा, रिएक्टर पैमाना, याद रखना ये कौन सा। तो अगर आपने रिएक्टर पैमाना किया तो आपका उत्तर बिल्कुल क्या है सही है। इसके बाद देखो फिर अगला अपना 11वां क्वेश्चन, और 11वें क्वेश्चन में देखो इस टाइप का प्रश्न आया था ये कि वर्तीय गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसे आया था। उनमें है ना एक ऑप्शन ये था कि वर्तीय गति होती है ना, वर्तीय गोल गोल घूमते हैं, तो हर बिंदु पर त्वरण का मान बिल्कुल क्या रहता है, समान रहता है। तो अगर ऑप्शन भी आया था ना कि प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक स्थान पर त्वरण का मान समान रहता है, अगर आपने वो किया तो आपका बिल्कुल क्या है सही उत्तर, त्वरण का मान समान रहता है, ये अगर किया है तो त्वरण का मान समान, प्रत्येक बिंदु पर त्वरण का मान क्या रहे समान, अगर ये किया तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो 12वां क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, स्कर्वी। स्कर्वी अगर आपने किया तो आपका उत्तर बिल्कुल क्या है सही है, स्कर्वी, स्कर्वी होता है। फिर देखो एक ये अन्वेषण विधि के प्रतिपादक, यानी अन्वेषण खोज विधि के प्रतिपादक, तो किसका नाम आएगा, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये मैंने क्लास में बार बार चला चला के बोला था, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे भी आएगा था, इसका पूरा नाम आया था पीछे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग पूरा नाम। तो अगर आपने H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन किया था आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो अपना अगला 14वां प्रश्न, 14 में क्या है, अब देखो प्रश्न थोड़ा सा बच्चों ने बताया ना उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। अब आपको प्रश्न देखना है कैसे था वो, देखो कि व्यक्ति समतल दर्पण से कुछ दूरी पर खड़ा हो तो प्रतिबिंब व्यक्ति के बीच की दूरी, ये व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर, ये क्या है 6 मीटर है, यहाँ 6 मीटर था, तो व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर खड़ा, तो प्रतिबिंब व व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखो ये दर्पण है और यहाँ व्यक्ति खड़ा है कोई, इस तरह से यूं खड़ा है, और इसके बीच की दूरी 6 मीटर है, और यहाँ बनेगा इसके अंदर बनेगा इसका प्रतिबिंब जो भी है, ऐसे बने प्रतिबिंब बनाए। तो अगर ये पूछ लेना कि दर्पण व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, याद रखो समतल दर्पण में जितना बिंब होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यहाँ भी क्या होगा 6 मीटर रहेगा ये। अगर ये पूछ लेना बिंब व प्रतिबिंब के बीच की दूरी कुल पूछ ले तो आएगा 12 मीटर आ जाएगा। और अगर प्रश्न में ये पूछा गया दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी तो कितना 6 मीटर आएगा। अब ऑप्शन में 6 भी है 12 भी है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, अगर प्रश्न में ये पूछा गया है कि दूरी पर खड़ा है तो प्रतिबिंब और व्यक्ति के बीच की दूरी तब तो 12 मीटर आएगी, 12 मीटर। और अगर प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी आ जाए तब कितनी आएगी 6 मीटर आएगी। तो अगर हमने यहाँ ये लिखा है प्रतिबिंब और व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी होगी 12 मीटर, अगर आपने ऑप्शन सही किया तो ये सही रहेगा आपका। तो उसके बाद ये प्रश्न तो बहुत बार बार चलाए थे हम कि नेटल के डंक, यानी डंक मारने वाला कोई भी प्राणी हो जिसके डंक मारने से जलन होती है, मधुमक्खी हो, नेटल मतलब टांटी हो, जिसको टांटिया बोलते हैं वो, या फिर मधुमक्खी है, बिच्छू है, या बोलते हैं ना जैसे चिंटी बोलते, रेड एंट, लाल चिंटी बोलते हैं, अगर वो काट ले तो उन काटने से जलन होती है, और उसमें कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। और एग्जाम में मैंने कहा था कई बार फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम पूछा गया है, आईयूपीएसी नाम यहाँ दिया है फॉर्मिक अम्ल का, और क्या होता है वो मेथिनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथिनोइक अम्ल। तो यहाँ एक ऑप्शन था मेथिनोइक अम्ल, इनमें कौन सा होता है, अगर आपने मेथिनोइक अम्ल किया तो आपको उत्तर बिल्कुल क्या है सही है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो अपना अगला 15वां प्रश्न, और 15वें के अंदर देखो क्या है कि शीशन में स्नेक कौन सी, स्नेक के रूप में कौन सी ग्रंथि होती है, तब ध्यान रखना कौन सी, बारबे यूरिथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। ये अगर ये आपने ऑप्शन किया है सही तो आपका बिल्कुल क्या है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो अपना अगला 17वां क्वेश्चन, 17वें में क्या है कि WHO ने किसी शहर के लिए सुरक्षित शोर, यानी सुरक्षित ध्वनि कितनी है, ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए जो WHO के अनुसार बिल्कुल सही है। अब याद रखो कितनी है WHO में
45 डेसिबल। ये अलग से लिखाया था मैंने स्पेशल रूप से, WHO के अनुसार 45 डेसिबल है। और अगर सीधा आ जाए ना कि ध्वनि, अब कानों के लिए सुरक्षित ध्वनि का माप कितना है, तब लिखते हैं 60 डेसिबल आता है, 60 लिखते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर WHO आ जाए तब 45 45। तो अगर आपने 45 किया है, बिल्कुल आपका सही उत्तर है 45 डेसिबल। इसके बाद देखो अपना अगला, और इसमें प्रश्न क्या था, यौन संचरित रोग नहीं है, यानी कौन सा रोग यौन संचरित नहीं है। उसमें अलग अलग गोनेरिया वगैरह एड्स ऐसे लिखे हुए थे। उसमें एक ऑप्शन आया था टिब्बी, उसमें एक ऑप्शन क्या आया था, टिब्बी आया था। टिब्बी जीवाणु जनित रोग है, यौन संचरित रोग नहीं है, टिब्बी इसका सही उत्तर आएगा। क्या आएगा, टिब्बी करना आपका सही उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखो इसमें प्रश्न क्या, देखो इसको उन्हें शॉर्ट में लिखा है बच्चों के अनुसार, लेकिन प्रश्न ये था कि दो बल है एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, एक लग रहा है 5 न्यूटन का इधर, इधर लग रहा है 3 न्यूटन का, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है इसी वस्तु पर। एक बल 3 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, तो परिणामी बल का मान कितना होगा, 5 इधर 3 इधर, कितना हो गया 2 न्यूटन। परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन में 2 न्यूटन था, एक कितना था 2n, 2 न्यूटन, तो वो उत्तर वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखो लेशमानिया में प्रजनन की विधि कौन सी होती है, लेशमानिया, और लेशमानिया आ जाए ना तो वहां पर क्या कौन सा होगा, द्विविखंडन वाला। अमीबा लेशमानिया इनमें क्या होता है, द्विविखंडन द्वारा जनन होता है, इस तरह से ये द्विविखंडन वाला ऑप्शन है, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो आगमन विधि में के लिए, आगमन विधि के लिए आया था, तो वो क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, बस आगमन में वो करना था आपको। तारतव्य, ध्वनि का तारतव्य किस पर निर्भर करता है। अब देखो तारतव्य मतलब क्या होता है, एक होती है ध्वनि का प्रबलता होती है, प्रबलता मतलब कितनी साउंड तेज है, जैसे बोलते हैं ना कि शेर की दहाड़ है, उसकी प्रबलता क्या होती है ज्यादा, मच्छर की भिनभिनाहट होती है उसकी प्रबलता होती है कम। लेकिन तारतव्य क्या होता है, ध्वनि का तीखापन, कितनी तीखी ध्वनि है, जैसे महिलाओं की ध्वनि की तारतव्य अधिक, तीखी ज्यादा होती है, पुरुष की ध्वनि तारतव्य कम यानी तीखी कम होती है। इसलिए तारतव्य वो ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करता है, किस पर, तीव्रता पर। तो यानी यहाँ पर क्या होगी, अब तीव्रता कितनी तीव्रता है वो, और वो किस पर निर्भर करेगी, ध्वनि की आवृत्ति पर, उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है। अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो तेज बिल्कुल तीखी ध्वनि होगी, और अगर आयाम ज्यादा है तो ध्वनि क्या होगी, प्रबल होगी। प्रबलता आयाम पर, ध्वनि की तीव्रता है ना या तारतव्य वो निर्भर करेगा उसकी आवृत्ति पर। तो आवृत्ति वाला ऑप्शन था वो आपको सही करना है इसमें, तारतम्य में क्या आएगा, आवर्ती वाला ऑप्शन आपको सही करना है। इसके बाद देखो अगला क्या था, कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है, तो रेशम पर किस प्रकार का आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। कौन सा आएगा, ऋणात्मक। अगर आपने किया है तो आपको तो बिल्कुल क्या है, सही है, ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, अब देखो ये प्रश्न जो था ना, इसमें किलो जूल किलोग्राम में क्या मापा जाता है, ऐसा प्रश्न नहीं था ये। मेरे हिसाब से प्रश्न क्या था, ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसके लिए किलो जूल या किलोग्राम में उष्मीय मान सबसे कम है, ये पूछा था। क्या पूछा था, सबसे कम उष्मीय मान किसका है, तो सबसे कम किसका होगा, ऐसे एलपीजी पेट्रोल ऐसे लिखे थे, उनमें कोयला लिखा हुआ था, कोयले का उष्मीय मान कम होता है किसकी तुलना में, पेट्रोल एलपीजी और एक सीएनजी लिखा हुआ है ऐसे। सबसे कम किसका होता है, कोयले का होता है उष्मीय मान, याद रखना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, कोयला आएगा। अगला देखो मूल्यांकन का गुण नहीं है, एक ये प्रश्न आया था मूल्यांकन का गुण नहीं है, और उसमें ऑप्शन में देखो ये एक ऑप्शन लिखा हुआ था, संकीर्णता, संकीर्णता, ये मूल्यांकन का गुण नहीं होता, संकीर्णता याद रखना। ये अगर संकीर्णता आपने की है तो ये गुण नहीं है मूल्यांकन का, तो आपको सही हो जाएगा, संकीर्णता हो जाएगा। WHO के अनुसार ध्वनि का मानक निर्धारण कोई 45 डेसिबल, दोबारा आ गया, या इसको डेसिबल में मापते हैं, जो भी लिखता आया ऑप्शन में आप उसको कर सकते हो। कि देखो अगला ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और उसमें ऑप्शन आया था नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड CFC वगैरह ऐसे लिख के आए थे, CO2 ऐसे, लेकिन वहां पर एक लिखा हुआ था एक ऑप्शन में नाइट्रोजन, ऑप्शन आया था एक नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका सही उत्तर क्या है इसमें, नाइट्रोजन रहेगा, तो आपको नाइट्रोजन करना था। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन सहायक है, ये आया था, कौन सी है, विटामिन के, याद रखना है। अगर के या तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एल्किन का सजात कौन सा एल्किन का, उसमें लिख दिया आपको C3H5 ऐसे, C2H6 इस तरह से लिख दिए थे मिला मिला के, तो आपको देखो एल्किन में ये याद रखना था CnH2n। अगर ये फॉर्मूले का पालन करें ना, वो क्या है, एल्किन है। तो एल्किन का सजात कौन सा है, अगर एक कार्बन रखें C, दो कार्बन रखें C2H4 ऐसे,
3 रखें तो C2, मतलब कार्बन की तुलना में H दुगुने आए, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपने कौन सा किया उसे देख लेना इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो अगला कि गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा ही आया था। तो इसके अंदर एक ऑप्शन ये लिखा हुआ आया हुआ, देखो ऑप्शन इस तरह से, ऑक्सीटोसिन। अगर ये ऑप्शन लिखा हुआ आया था तो अगर आपने ये ऑप्शन किया तो आपका उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है, ऑक्सीटोसिन। अगला क्या है, प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन देखने को मिलता है। उसमें ये आया था बहुविखंडन। अगर बहुविखंडन किया आपने ऑप्शन में तो आपका बिल्कुल भी उत्तर क्या है, सही है, बहुविखंडन आएगा। एक प्रश्न ये आया था, कौन से कवक से प्रतिजन औषधि प्राप्त होती है। कौन से कवक से प्रतिजन, तब ध्यान रखना कौन से, पेनिसिलियम। ये अगर पेनिसिलियम आपने लिखा है, पेनिसिलियम ऑप्शन किया था आपका बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है, पेनिसिलियम। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। अब इसमें उभयधर्मी में देखो पीछे भी आया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, उभयधर्मी कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर ये ऑप्शन आपने किया तो आपको उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है, उभयधर्मी ऑक्साइड में Al2O3 लिखा हुआ मिल जाए, या ऑप्शन में कहीं PbO हो या ZnO हो, है ना, इनमें से कोई भी ऑप्शन में था, अगर आपने किया है तो आपको उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है। मेरे हिसाब से आपके एल्यूमिना आया होगा ऑप्शन में, एल्यूमिना आपने किया था, आपका बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद देखो अगला एक ये क्वेश्चन आया था, प्ले वे बुक के लेखक कौन है। तो आपको पता है खेल विधि किसने दी थी, एडवर्ड हेनरी कुक। तो अगर आपने कुक वाला ऑप्शन किया है ना, कुक, तो आपका सही उत्तर है कुक वाला। प्ले वे मेथड किसने दिया है, प्ले वे मेथड, प्ले वे बुक के लेखक कौन है, हेनरी एडवर्ड कुक, कुक है इसका उत्तर सही। अगला उपचारात्मक शिक्षण कब तक किया जाता है, कब तक करते हैं। उसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ था, जब तक बालक की समस्या दूर न हो जाए। ऑप्शन में क्या था, जब तक बालक की समस्या दूर न हो जाए तब तक उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, समस्या दूर ना हो जाए, ये याद रखना है, ठीक है। फिर देखो अगला, दो घुलनशील द्रवों को अलग करने की विधि कहलाती है। दो घुलनशील द्रव है, उनको अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए याद रखना, अगर आपका ऑप्शन में आया था ना, विलायक निष्कर्षण, अगर ये ऑप्शन में आया था तब तो ये सही उत्तर है, विलायक निष्कर्षण। अगर ये ऑप्शन में आया तो आपको उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है। अगर ये नहीं आया ना, कहीं ये लिखा हुआ आएगा अवसाधन ऐसे कुछ, तो लेकिन ये लिखा हुआ होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन में विलायक निष्कर्षण, तो विलायक निष्कर्षण सही होगा इसमें। फिर देखो अगला 0.1 m N2 का द्रव्यमान क्या होगा। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ये मोल बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार, अणुभार। अब देखो मोल कितना है 0.1 गुणा द्रव्यमान निकालना है, m लिख दू मास, बटे अणुभार कितना है N2 का, N का 14, N2 का 14 दूनी 28, 28 अणुभार, तो द्रव्यमान बराबर 0.1 गुणा 28 कितना आ जाएगा 2.8 ग्राम। अगर ये ऑप्शन लिखा हुआ था तो आपको उत्तर बिल्कुल सही है, ये आपको करना था 2.8 उत्तर लिखा है जहां, वही आपको ऑप्शन करना 2.8, ठीक है। ये देखो 25 जनवरी 2001 में गुजरात में कौन सी आपदा आई थी, भूकंप आया था, भूकंप, है ना, 26 जनवरी से एक दिन पहले भूकंप आया था ये गुजरात के अंदर, बहुत, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। फिर देखो न्यू मेटाफोर कौन से पादपों में पाई जाती है। तो ये न्यू मेटाफोर जड़ें होती है जिसको श्वसन मूल्य कहते हैं, क्या बोलते हैं, श्वसन मूल भी कहते हैं। और ये क्या है, किसमें मिलती है, ये मिलती है लवणीय पादपों में। अगर ऑप्शन में आया होगा लवणीय पादप तब सही है, अगर ऑप्शन में आया होगा दलदली पादप, तो ऑप्शन इन दोनों में कौन सा ऑप्शन में आया है वो आपको करना था, लवणीय पादप आया तो लवणीय पादप, या फिर दलदली पादप आया तो दलदली पादप करना था। हो सकता है जलोद भी आ जाए लिखा हुआ, है ना। तो ये अगर ये इनमें से कोई ऑप्शन आपने किया तो आपको उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है। इसके बाद देखो अगला, जंतु कोशिका व पादप कोशिका में कौन सा अंग भिन्न है। और इसमें देखो ऑप्शन लिखा हुआ आएगा ऐसे, ऑप्शन में लिखा है लवक, लवक है पादप कोशिका मिलता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है, ये लवक दोनों को भिन्न करता है। तो ऑप्शन में अगर लवक था तो आपको लवक करना था, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, एक धारावाही चालक, एक धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पे चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किसने बताया था। यानी किसी धारावाही चालक में लाइट पास करे ना तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ये किसने बताया था। तब देखो ऑप्शन में अगर ये आया तो ये करना था आपको, ओस्टेड, क्या नाम था, ओस्टेड। अगर ये ऑप्शन में ओस्टेड आया था तो आपको ओस्टेड करना था इसका उत्तर, ओस्टेड किया था, आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
इसमें देखो आसानी से रिसाइकिल किसको किया जा सकता है, आसानी से रिसाइकिल किसको कर सकते हैं, उसमें देखो ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा कहीं आपको कृषि से प्राप्त उत्पाद ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा। तो अगर ये लिखा है ना कृषि से उत्पन्न उत्पाद ऐसे, कृषि से संबंधित ऑप्शन आया था, वो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। एक ये भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, और उसके अंदर 4 ऑप्शन में देखो एक ऑप्शन ये आया होगा कि भूजल का संग्रहण करना। क्या आया था? भूजल का संग्रहण करना, भूजल का संग्रहण करना या संचयन करना, संग्रहण करना या संचयन करना ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो ये भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, कारण नहीं है वो लिखना था, भूजल का संचयन करना या संग्रहण करना ऑप्शन आया था। अगर ये किया था आपको तो बिल्कुल क्या है, सही है। इसके बाद देखो अगला 44 में सत्य कथन कौन सा है, इसमें 4 ऑप्शन आए थे, और उन ऑप्शन में एक ऑप्शन ये आया देखो, जब प्लास्टिक को पॉलीथीन पर रगड़ते हैं तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये अगर ऑप्शन आपने किया था आपको तो बिल्कुल क्या है, सही है। फिर देखो एक ये आया था, कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 मिनट चलता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 मिनट चलता है, ठीक है, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 मिनट चलता है, 36 किलोमीटर से 15 मिनट चलता है। इसका मतलब 10 मिनट में कितना चला ये, 18 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो 1 घंटे का ये क्या है, 10 मिनट छठा हिस्सा है, तो इसका 18 का छठा कितना हो गया, 3 किलोमीटर। फिर देखो 15 मिनट चला है, 15 कितना है 1 घंटे का चौथा हिस्सा, 36 का चौथा कितना हो गया 12, ये सॉरी 9 हो गया ना, 9 या 36 नहीं, 9 30 27 9 चौका 36 9, कुल कितना चला, तो 3 ये चला 9 ये चला, कुल कितना हो गया 12 किलोमीटर। अगर आपने ऑप्शन में 12 किलोमीटर उत्तर किया है ना तो आपका उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है, 12 करना था आपको। इसके बाद देखो अपना ये एक मिलान वाला प्रश्न आया था, मिलान कीजिए। अब मैंने मिलान कर दिए ये, लेकिन वहां पर थोड़ा उल्टा उल्टा आगे पीछे आया था। जल समीर दिन के आगे, दिन में आपको मिलान करना था, थल समीर रात में से आपको मिलान करना था, सर्दियों में कपड़े गहरे रंग के पहनते हैं, गर्मियों में कपड़े हल्के रंग के पहनते हैं, ऐसे आपको मिलान करना था। अगर ऐसे आपने मिलान किया तो बिल्कुल आपका क्या है, सही है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है कि निम्न में से क्लोर क्षार रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, और क्लोर क्षार में अगर ऑप्शन में ये लिखा हुआ है ना कि NaCl से NaOH बनता है, ऐसे कुछ रिएक्शन आई होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने वाली, वो क्लोर क्षार अभिक्रिया थी, तो ये आपको उसमें ऑप्शन में करना था। फिर देखो श्वसन के दौरान, ये क्या है, ये था श्वसन के दौरान ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटता है, जब श्वसन क्रिया होती है ना ग्लूकोज का सबसे पहले टूटता किसमें, तब देखो ये अगर ऑप्शन किया आपने पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, क्या क्या ऑप्शन में अगर आपने पायरुविक एसिड किया है ना, पायरुविक अम्ल, अगर ऑप्शन में आपने किया है तो आपको उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है, पायरुविक एसिड आपको करना था। अब एक ये प्रश्न समझ में नहीं आया बच्चों ने, जैसे क्या कहा कि समतल दर्पण में कोण ऐसे कुछ लिखा था, उसमें शायद एक ऑप्शन 60 डिग्री आया था, तो शायद 60 डिग्री का ऑप्शन इसमें सही है, थोड़ा देख लेना इसको, क्योंकि क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आया बच्चों ने क्या बताया, ऐसे समतल दर्पण में ऐसे कोण से प्रश्न आया था, ऐसे मैंने लिख दी। इसके बाद देखो अगला 50वां, और क्या है, यदि किसी दोलन का आवर्तकाल 0.005 है तो आवृत्ति क्या होगी, तो आवृत्ति बराबर क्या लिखते हैं, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल ऐसे लिखते हैं, तो आवृत्ति बराबर 1/0.005, तो क्या करेंगे, ऊपर कितना 1000 चला गया, 1000 बटे नीचे कितना हो गया 5, कितना आ गया 200, तो अगर उत्तर में आपने 200 किया ना तो आवृत्ति 200 हर्ट्ज जो भी है, तो अगर 200 किया तो आपको उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है 200 वाला। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है, असम, असम करना था आपको, क्या करना था, असम में पाया जाता है काजीरंगा अभयारण्य, असम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य असम। दलहनी फसल, उसमें 4 ऑप्शन आए थे, उसमें एक आया था मूंगफली, अगर मूंगफली आई है तो आपका उत्तर सही क्या है, कौन सा है, मूंगफली वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसके बाद अपना एक लास्ट प्रश्न आया था, इसमें मेथड में विज्ञान की परिभाषा आई थी, डेफिनेशन में देखो परिभाषा में कहीं पर लिखा हुआ है ऑप्शन कि किसी तथ्य का व्यवस्थित सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक ज्ञान, ऐसे कुछ लिखा होगा, विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करके उनको व्यवस्थित करके प्राप्त होने वाला ज्ञान, इस तरह से सिस्टमेटिक जहां शब्द आ गया ना वो वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो सिस्टमेटिक ज्ञान यानी एक व्यवस्थित ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, तो अगर आपने वो वाला ऑप्शन किया तो आपका बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है आपका। बाकी देखो इसमें 53 क्वेश्चन हमने बच्चों से लगभग मंगवा लिए आज,
है ना? तो आप इसको आप चेक करके आप बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने आप गलत हैं। और मेरे को लगता नहीं, बहुत ही ईज़ी पेपर था और अधिकतर वही क्वेश्चन आए जो आपको नोट्स में आपको क्वेश्चन लिखाए हैं। और आपको अब मेन की तैयारी करनी है। ये मानो कि साइंस के क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों की प्री क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें मेन की तैयारी शुरू करनी है और मेन का बैच जो है वो 5 मार्च से स्टार्ट होगा सुबह 8 बजे से। तो जो बच्चे इच्छुक है वो स्वामी विवेकानंद कोचिंग झुंझुनू यहाँ संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी सबसे बढ़िया फैकल्टी मिलेगी और बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाले मिलेंगे। यानी सब कुछ दिखाओ से दिखावा करना, ये करना, ये चमक चारों तरफ क्या है चक्काचौंध करना, वो वाला ऑप्शन वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ क्या है, स्टडी है, पढ़ाने का है। बच्चों को हम कहाँ से कहाँ तक अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं और उनको किस तरह से एग्जाम क्रैक करवा सकते हैं। यूँ मानो कि हजारों सिलेक्शन दिए इस कोचिंग ने आज तक। जितने भी आसपास बच्चे लगे हुए हैं उनमें 90% योगदान विवेकानंद कोचिंग का ही है। तो अगर जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहें ऑफलाइन, वो विवेकानंद कोचिंग में एक बार आके जरूर क्लास लेके देखें। आप खुद महसूस हो जाएगा कि किस तरह से, कैसे पढ़ाने वाले कौन हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है ना? जितने भी हैं बच्चे हैं सारे, मैंने अभी आपको नंबर दिए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, उन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और आप आके, है ना, हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के पास, है ना, जहाँ हाउसिंग बोर्ड ऑफिस उसके थोड़ा पास में है विवेकानंद कोचिंग ऑन रोड ही है। तो आप आके और 1-2 दिन क्लास लेके देखें, फिर आपको पता चल जाएगा किस तरह से कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं। और बाकी मैं एक वीडियो बना के डालूंगा कौन-कौन से टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अध्यापन करवा रहे हैं, और कौन-कौन से किस सब्जेक्ट को कौन पढ़ाएंगे और किस तरह से पढ़ाएंगे और कौन क्या हस्ती है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपने अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।